नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। और कर्नाटक पे आज बातचीत होगी। एग्जिट पोल्स के सारे नतीजे आ चुके हैं, मतदान पूरा हो चुका है और उसमें जो तस्वीर निकल के आ रही है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके के आंकड़े अलग अलग पोल्स में निकल के आए हैं और कौन बाजी मारते हुए दिख रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, और जेडीएस का रोल क्या होगा इसमें, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक के जो एग्जिट पोल्स आए हैं एक नज़र उस पर डालते हैं कि किसकी क्या स्थिति है और किस एग्जिट पोल में कौन सबसे आगे या बढ़त बना के चल रहा है। सी वोटर का पोल आप नजर डालिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 83 से 95 सीटों के मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 100 से 112 सीट मिल रही है, जेडीएस 21 से 29। तो यहाँ पे डेफिनेटली कांग्रेस को एज है और अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे मिल रही है सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक। दूसरा एग्जिट पोल है पी मार्क का और यहां पे बराबरी जैसा कुछ दिख रहा है। बीजेपी को 85 से 100, कांग्रेस को 94 से 108 और जेडीएस 24 से 32। यहां पे भी कांग्रेस को अगर अपर साइड में आप लेके चलें तो 108 है, अच्छी खासी बढ़त है और वोट परसेंटेज भी 40 है, करीब 4% वोट ज्यादा है कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। पी मार्क के एग्जिट पोल का ये सर्वे निकल के आ रहा है। जन की बात में भारतीय जनता पार्टी को 94 से 117, बहुत लंबी रेंज दी है इन्होंने, और कांग्रेस को 91 से 106, जेडीएस को 14 से 24। यहां पे जेडीएस के काफी नंबर कम कर दिए गए, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है जन की बात के एग्जिट पोल में। इसके बाद आता है पोल स्ट्रैट। पोल स्ट्रैट में अगेन कांग्रेस 99 से 109, बढ़त है इनकी ज्यादा, बीजेपी 88 से 98 और जेडीएस 21 से 26। अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल के मुताबिक। इसके बाद जी मेट्राइज का देखिए, यहां पे कांग्रेस को 103 से 118, यहां पे भी काफी लंबी रेंज यहां पे दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 79 से 94 के बीच में है, जेडीएस 25 से 33। तो यहां पे भी कांग्रेस को डेफिनेटली बढ़त मिलती दिख रही है। अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान है जी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक। ईटीजी एक और सर्वे आया, यहां पे कांग्रेस को 106 से 120 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 78 से 92, जेडीएस 20 से 26 सीटें पा सकता है और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो यहां पे भी कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। सीजीएस एक और एग्जिट पोल और इसमें बीजेपी को 114, कांग्रेस को 86 और जेडीएस को 21 सीटें मिलती हुई दिख रही है, 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो ये सीजीएस का एग्जिट पोल है। नेट अगर आप देखें तो बहुत सारे सर्वे के मुताबिक भी कांग्रेस को लगभग सारे पोल्स में एज मिलती दिख रही है। एक आध पोल अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर में कांग्रेस को बढ़त है एग्जिट पोल के मुताबिक और जेडीएस का परफॉर्मेंस लगभग हर एग्जिट पोल में एक ही जैसा आपको दिखेगा, यानी 20 से 30-35 के बीच में उनकी सीटें हैं और अन्य भी वही 2 से 4 के बीच में सिमट रहे हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं आप कि ये कड़ा मुकाबला जो बीजेपी कांग्रेस है उसमें कांग्रेस को काफी तगड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे एग्जिट पोल के मुताबिक। ध्यान रखिए ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल 13 मई को आएंगे, शनिवार के दिन नतीजे प्रदर्शित किए जाएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल है और ये भी अपनी अच्छी खासी एक कहानी हमारे सामने रखते हुए दिख रहे हैं। बातचीत इसी पे आज होगी, इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पहले जो दावे किए गए थे किसके दावे में कितना दम है और एग्जिट पोल किसको पसंद आ रहा है या कौन एग्जिट पोल से दुखी हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तुहिन सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता, नागराजन सुंदरम राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट और विजय ग्रोवर वरिष्ठ पत्रकार बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तुहिन सिन्हा जी, निराश है एग्जिट पोल देख के? नमस्ते नीरज जी, देखिए ये सारे एग्जिट पोल जो हैं बहुत ही सेफ प्ले करने का कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखें सब एक रेंज में सीमित हैं और ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 दिन पहले जो इन्होंने एक मन बना लिया था उसके बाद ज्यादा मेहनत इन्होंने नहीं की है, या फिर जो है वो जो कहते हैं इंग्लिश में दे डोंट वांट टू स्टिक देयर नेक आउट। लेकिन तथ्य ये है कि आखिर के 10 दिन जो है हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुजरात में जहां सब लोग जो है 130 से 135 सीटें दे रहे थे, केवल आखिर के 10 दिन में हमने उसे 150 से 155 में तब्दील किया। यही जो है बिहार के चुनाव में भी हुए थे 2 साल पहले और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी। तो लास्ट के जो 10 दिन होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस बार भी जिस तरह से हमने लास्ट के 10 दिन में
पूरे कैंपेन को मैनेज किया है, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा असर लेकिन तुहिन एक बात देखिए, अभी नंबर अच्छे आ जाते तो आप कहते देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी इतनी बढ़त होगी। अभी इस एग्जिट पोल में तो आखिरी समय तक के सारी चीजें कैप्चर हो रही ना सर। और गुजरात से कंपेयर मत कीजिए, गुजरात मोदी जी का होम टर्फ है, वहां की बात अलग है। मैंने 3-4 उदाहरण दिए। बिहार में भी जो है नजदीकी मामला माना जा रहा था, अंततः जीत हमारी हुई। उत्तर प्रदेश में आप 240-250 सीटें दे रहे थे, 262 से ऊपर आए सीटें आई। तो ये एक हमारा स्ट्रैटेजी होता है। आज से 1 महीने पहले जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है हावी लग रही थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने कुछ गलतियां की और हम जो अपना बेस्ट कैंपेन होता है आखिर के 10 दिन तक 10 दिन के लिए रिजर्व रखते हैं। अब आप ये भी मानिए कि हमारा जो कैंपेन था वो बहुत लेयर्ड था। एक तरफ जहां मीडिया कंजम्पशन के लिए ये सारे विषय उठ रहे थे, बजरंग दल वाला विषय उठ रहा था, केरला स्टोरी वाला विषय उठ रहा था, वहीं जमीन पर जो थे हमारे कार्यकर्ता और जमीन पर जो हमारे कैंपेनर्स थे वो बात कर रहे थे अपर भद्रा सिंचाई योजना की, शुभ लग्न। सुनिए, तुहिन भाई अभी चुनाव खत्म हो गया सर, अब वो स्कीम गिनाने कोई फायदा नहीं है, मतदान हो चुका है, अब बदल नहीं सकता। तो मैं आपको 100 बात की एक बात कह देता हूं, आप खुश नहीं है, आप मान नहीं रहे, आप मतलब हमेशा की तरह कहेंगे एग्जिट पोल गलत है। 41 से 42% वोट शेयर के साथ हम 118 से 120 सीटें पा रहे हैं। ये मैं लिख के दे रहा हूं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी शनिवार को और इतनी सीटें जो हैं लगभग तय है। इसका 118 से 120 सीटें दावा कर रहे हैं तुहिन कि ये आएंगी और 40 से 41% वोट मिलेगा। 41 से 42%, 41 से 42, चलिए 41 से 42% वोट मिलेगा इनको। सुरेंद्र राजपूत जी, संतुष्ट हैं आप? एग्जिट पोल आपको दिखा रहे क्लियर फेवर है आपकी तरफ? नीरज भाई, हम सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय ना पहले था ना अब है। हम तो 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और हमारी जो ग्राउंड से हमारे जो वर्कर्स हैं विभिन्न रीजनों से जो हमें बता रहे हैं वो हम उसकी बात कर सकते हैं। उसकी बात लब्बो-लुआब में ये है कि हम लोग 120 से 150 के बीच में हमारा अपना अंदाजा है। कोई 130 कह रहा है, कोई 140 कह रहा है, कुछ अतिशाही लोग 150 भी कह रहे हैं। आप कितना कह रहे हैं? लेकिन हम तो इतना जरूर बता दें, ग्राउंड हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी से कहीं ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं हम लोग। 114 में भी हो जिस तरीके से भी एग्जिट पोल हो, नहीं, मैंने कहा ना इससे कहीं ऊपर है। हम बहुत बड़े नजूमी नहीं है साहब, सेफोलॉजिस्ट नहीं है, हमें तो ये सब नहीं आता है। हम तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोगों ने तुहिन सिन्हा की तरीके से या भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया आपके चैनल पर, वो शायद आप ध्यान नहीं दिए हैं, मेरे ख्याल से ब्रेकिंग चला देनी चाहिए कि मीडिया कंजम्पशन के लिए इन्होंने बजरंगबली का नाम लिया था। मीडिया कंजम्पशन के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे थे, ग्राउंड पे ये लोग नहीं कर रहे थे। आप देखिए चीजों को। ये मसला अभी जो तुहिन सिन्हा साहब ने आपके चैनल पे खुलासा किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया इस एग्जिट पोल के चक्कर में। तुहिन सिन्हा जी कैसे कह गए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन्होंने एक चीज जरूर कह दी कि मीडिया इनकी 2 स्ट्रेटेजी होती है। मीडिया कंजम्पशन के लिए सारी ध्रुवीकरण की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ग्राउंड पर ये कुछ और ही कर रहे होते हैं, पैसे बांट रहे होते हैं, दारू बांट रहे होते हैं या मुर्गे बांट रहे होते हैं, जैसा वीडियो में आया है। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके, हमने इस बात को कहते हैं। हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि कर्नाटक की जनता ने चेंज के लिए वोट दिया, अपने बेटरमेंट के लिए वोट दिया। कर्नाटक की जनता का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अगर हो सके हम आपसे भी एक गुजारिश करते हैं कि टोटल 6 बजे तक पोलिंग कितनी हो गई है ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। 5 बजे तक की पोलिंग की मुझे जानकारी है, तो अगर 6 बजे तक की पोलिंग आप बता देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सुरेंद्र जी, मुझे बहुत तू मैं का नहीं। हाँ, नहीं समझ, मैं आपकी बात से, मेरे पास भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो मैंने लास्ट देखा था वो 67% के आसपास बैठ रहा था। ये फाइनल फिगर नहीं, मेरे पास भी नहीं है, अभी थोड़ा समय आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास या इससे ऊपर भी जा सकता है, जो कि फाइनल काउंट में और ज़्यादा ऊपर हो सकता है, ऐसा लग रहा है आंकड़ों के हिसाब से। तो ये बात थी तुहिन की और कांग्रेस की। अब मैं अपने मित्रों के पास चलता हूँ। नागराजन जी, एग्जिट पोल वही कह रहे हैं जो दुश्मन थोड़ी थे। अरे सर, आप तो ना मतलब तफरीक मूड में है क्या आज? मतलब देखिए, ये
तो हमारे जो पत्रकार की बिरादरी के लोग हैं ना, वो हमारे मित्र लोग हैं, हम लोग उनसे लिबर्टी ले सकते हैं सर। अरे सर आप लोग बड़े लोग, आप नेता लोग हैं सर, हम अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। नागराजन जी, एग्जिट पोल एकदम वही तस्वीर दिखा रहे हैं जो आप लोग ग्राउंड पे देख रहे थे, या इससे इतर कुछ और है? 122 140 तक तो नहीं जाएगा। मेरा अपना आकलन है ये त्रिशंकु विधानसभा की ओर ही बढ़ रहा है। ओके, हो सके लास्ट मिनट में कुछ चेंज हो गया, कांग्रेस को भी आगे जाने का मौका है, ये नहीं, क्योंकि और रही बात एग्जिट पोल का, पिछले बार 2018 में एक विश्वसनीय पोलिंग संस्था एजेंसी ने कर्नाटक की पोल गलत की है, उनका गलत निकला, क्योंकि कांग्रेस को वो 111 दे रहे थे, वो 80 में आके सिमट गए, मतलब 31 सीट ज्यादा, बीजेपी को कम दे रहे थे, वो 104 में पहुंच गए। एग्जिट पोल का कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कई विश्वसनीय संस्था भी ऐसे एग्जिट पोल तो कम से कम हाफ डजन या 10 सीट के अंदर उसका फर्क होना चाहिए। लेकिन नागराजन जी, ज्यादातर पोल ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को ठीक ठाक बढ़त मिल चुकी है, मतलब एग्जिट पोल के मुताबिक, तो क्या सारे गलत हो जाएंगे क्या? संभावना, क्योंकि ये 4 महीने पहले कांग्रेस तो जीत रही थी, अपने आप जीत रही थी। कांग्रेस अपने वो कारनामों से ये सब हुआ है, कांग्रेस हार रही है, बीजेपी तो आगे बढ़ चुका है। 4 महीने 5 महीने पे तो बीजेपी को 60 सीट से भी नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ तमिल यूट्यूब चैनल पर कहा था 60 भी नहीं मिलेगा उनको करके, लेकिन 60 से वो 90 तक पहुंच गए, 30 सीट को तो इजाफा किया है उन्होंने अभी। ये कांग्रेस को तो अपर हैंड है, मेरा जो अपना आकलन में दिया हूँ मेरा ट्विटर हैंडल पे, उसमें कांग्रेस को ही ज्यादा दिया हूँ। कितना दिया आपने कांग्रेस को? मैंने 99 दिया है, तो 107 तक जा सकते हैं। 99 से 107 कांग्रेस। बीजेपी कितना दिया? बीजेपी को 97 से 105 तक जा सकते हैं। अरे सर आपने तो फंसा दिया, ये क्या दोनों को बराबर दे दिया लगभग? नहीं ये तो क्या मतलब दोनों को आपने जो मेरा आकलन में जो आया है वही देना है ना। नहीं वो सही बात है, बोलूं मैं? नहीं बिल्कुल सही। मेरे से वो बीजेपी लोग नाराज थे, ऐसा क्यों दिया आपने? बीजेपी को तो 130 मिल रहा है करके, वो तो हम तो पार्टी लोग नहीं है ना। हम ये नहीं कर। अच्छा, ग्रोवर जी की भी एक राय। ग्रोवर जी, एग्जिट पोल साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी जो है पिछड़ रही है, इसमें कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। ज्यादातर आप जितने भी पोल देखेंगे सब में वो जो 113 का मैजिक फिगर है उससे ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। सही है ये एग्जिट पोल जो बता रहे, तस्वीर यही थी बंगलौर की या पूरे कर्नाटक की? देखिए नीरज, यहाँ पर इन एग्जिट पोल्स ने मोर और लेस जो ग्राउंड रियलिटी है उसको प्रोजेक्ट किया है, लेकिन जो चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मुद्दे इस चुनाव के थे जो स्टिक ऑन करते दिख रहे हैं आंकड़ों के चलते हुए, वो ये है कि कहीं ना कहीं 40% करप्शन का जो एक आरोप था वो शायद कहीं पे स्टिक कर गया, और उसका ही ये नंबर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के बहुत प्रयास किए और प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरह से एक ब्लिट्सक्रीग लॉन्च करके पार्टी की स्थिति सुधारने की कोशिश की यहाँ पर इतनी रैलीज करके और जो मैसिव रोड शोज करके, तो उसका भी कुछ बेनिफिट, जैसे नागराज जी भी बोल रहे थे कि 60 से 90 तक का अगर फिगर उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ाया है, तो दैट इज प्राइमरली द क्रेडिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने की जो एंटी इनकम्बेंसी थी लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ, लोकल कैंडिडेट्स के खिलाफ, उसको कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल करने से रोका है। लेकिन जो फिगर्स में एक चीज उभर के आ रही है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक का मतदाता जो है जनता दल सेक्युलर से उसका मन उठ चुका है, जो कि एक रीजनल पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हर ओपिनियन पोल, अगर आप एग्जिट पोल जो आप देखेंगे उसमें साफ तौर से जेडीएस जो है 20 से 25 तक लिमिटेड दिख रही है। हालांकि जब ग्राउंड रियलिटी हमने जो देखी थी, जो 2-3 कैंपेन मैंने कवर किए, एक देवेगौड़ा का और एक एच डी कुमारस्वामी का और एक निखिल का, उसमें साफ तौर से जो क्राउड वहां पर दिख रहा था वो क्राउड मतलब
जेडीएस में ये कहते हैं कि हमें खरीद के नहीं लाना पड़ता, हमें इकट्ठा नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद लोग आते हैं। तो अगर वो जो क्राउड वहां पर था उसने अगर उस संख्या से मतदान नहीं किया है तो ये फिगर जो है जेडीएस के लिए चिंता का कारण हो विषय सकता दिख रहा है। तो जी। कुछ हद तक ग्रोवर जी, आता हूं दोबारा, एक और अपडेट दे दूं मैं, एक और राजपूत जी आपके लिए एक और अच्छी खबर। एक्सेस माई इंडिया 122 से 140 सीटें कांग्रेस को दे रही है, बीजेपी को 62 से 80। स्ट्राइक रेट इनका काफी अच्छा होता है। तो 122 से 140 का मतलब तो ये कि वेव है, क्योंकि ये मैजिक फिगर से काफी ऊपर है, जैसा कि भी राजपूत जी कह रहे थे। तो हिन एक और पोल आपके अगेंस्ट में, आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो लास्ट के 10 दिन में जो प्रभाव होता है हमारे कैंपेन का, मेरे ख्याल से आज से 10 साल बाद भी उस पर स्टडी जो है बहुत जरूरी होंगे। और मुझे आज भी, मैं देखिए, मेरा जो राजपूत जी ने मेरे बात का जो एक गलत तात्पर्य निकाला, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि जब जब कांग्रेस जो है देश हित के विरुद्ध बात करेगी, जो उन्होंने एक तरह से पीएफआई का एक इक्विवेलेंस बजरंग दल के साथ जोड़कर किया और तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, तब हम उनका करारा जवाब देंगे। लेकिन विकास जो है हमारा हमेशा से प्रथम मुद्दा रहा है, और आज भी जो एक प्रत्यक्ष तौर पर लोग अपने जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, वो उसके आधार पर वोट देंगे। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर एक फैक्टर था, लेकिन जब आप दूसरी ओर डी शिव कुमार को देखते हैं, जब आप दूसरी ओर सिद्धारमैया जी को देखते हैं, कम से कम 6-8 वीडियोस हैं दोनों के जहां अपने कार्यकर्ता को पीट रहे हैं ये लोग। तो क्या कोई तुलना है भाजपा के नेताओं और उनके बीच में? नहीं, ठीक है। अब ये पता नहीं ये कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ। हम तो आज इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल हमारे सामने, और हम मान के चलते हैं कि नतीजे ऐसे, बिल्कुल ये एकदम इसका स्पष्ट बात है कि एग्जैक्ट नहीं है, नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल है, ये अनुमान है ये, लेकिन ज्यादातर अनुमान है। राजपूत जी, एक कमेंट आपका, 122 से 140। मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो पहले से कहा कि भाई मेरा जो है एग्जिट पोल पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी जो अपनी ग्राउंड रियलिटी की सूचना है वो हम कहीं 120, 130, 140 से ऊपर जाने की हमारी संभावना है, ऐसा मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा। अभी जैसे तुहिन भाई ने बात कही, अब चूंकि अब ये इस समय हार्डली तूतू मैमे का वक्त नहीं रहा। तुहिन भाई, आपको भी शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस को आप देश विरोधी बात कहते हैं, ये गलत बात है। कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, पूरी झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी पूरी मारी गई थी। आपको क्या एक नेता आपके उंगली नहीं कटी, इधर उधर की, ना देशद्रोही आप है ना देशद्रोही हम है, ये सब कहना बंद कीजिए। पढ़े लिखों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है, ये सब संबित पात्रा टाइप के लोगों के लिए रहने दीजिए। दूसरी बात मैं जो आपसे कह रहा हूं, कर्नाटक वो राज्य है नीरज भाई जी, कर्नाटक वो राज्य है तुहिन भाई, याद रखिएगा, जहां से मायावी रावण के शासन का भी अंत हुआ था। किष्किंधा पर्वत पर पहली बार प्रभु श्री राम और प्रभु बजरंगबली मिले थे, और मायावी शासन का अंत आज भी। अब आप भी तो वही ध्यान दीजिए, और जो गलत बोले, मैंने क्या कहा, आप मेरी बात को समझिए। आप एक बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। जब प्रियंका गांधी कहती है कि टेररिज्म एक विषय नहीं है, आपको याद होगा कि पिछले जून जुलाई में कम से कम 10 लोगों की टारगेटेड किलिंग्स हुई थी पूरे देश में, जिसमें 40-50% कर्नाटक के थे। प्रवीण नेतारू की हत्या, निर्मम हत्या जो है पीएफआई ने की थी। और जब आप पीएफआई की तुलना उस संगठन के साथ करते हैं, उस संगठन के साथ करते हैं जो उनके परिवार को तुहिन, अब मैंने कहा ना कि कहीं आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करेंगे, और वो देश हित में नहीं है। तुहिन, सुनो ना, अभी थोड़ा सा इस वाली चर्चा को रोकते हैं यहाँ पे। हर्षवर्धन जी, मुझे जवाब देने दीजिए, वरना गलत संदेश। अरे गलत संदेश, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा ना। अभी एक पत्रकार हमें बैठे, उनसे हमने बात की, सिर्फ 5 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। बोलिए सर। नहीं, मैंने तो जवाब ही नहीं सर, मैं तो बोले, जैसे तुहिन बोलने लगे मैं चुप हो गया। अरे आपने भी तो मायावी और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया था। नहीं, कहा तो अपनी बारी में कहा ना सर। हाँ, नहीं तो मैं आपकी बारी में आऊंगा। तो राजपूत जी रुकिए ना, आज अभी थोड़ा रुकिए 1 मिनट सर। 5 सेकंड दे दीजिए। तो बोलो ना, 5 सेकंड तो ऐसे बोलते बोलते हो जाएंगे। बोलो 5 सेकंड दिया आपको, चलो बोलो आप। जी। तो हाँ, तो पीएफआई को सबसे पहले बैन करने का समर्थन हम ही ने किया। 14-15 से लगातार हम केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं तुहिन जी कि पीएफआई पर राजनीति मत कीजिए। अरे दोबारा से बैन को सांस्कृतिक संगठन आपने बताया था, हमने नहीं बताया था।
आप लोग इधर उधर की बात क्यों करते हैं? और जो हुड़दंग करेगा, जो गंदा काम करेगा जबलपुर की, जो हमारा कांग्रेस दफ्तर को तोड़ा है, उसको क्या आप सही मानते हैं? वो आतंकी घटना नहीं है? हो गए एसडीपीआई के साथ अलायंस तो 5 सेकंड हो गए सर। अपने घोषणा पत्र में आपने लिखा है दोबारा आप उसको बैन करेंगे, उसमें उस बहस में नहीं जाते। हर्षवर्धन त्रिपाठी, नंबर एग्जिट पोल के, ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की स्पष्ट बढ़त दिखा रहे हैं। क्या वर्क कर रहा है उनके पक्ष में, क्या नहीं कर रहा आपके हिसाब से? अगर इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए यही नतीजे हैं तो? देखिए नीरज जी सर, सबसे पहले तो ये कि मेरा अपना ये मानना है, और जो इतिहास भी रहा है, कि ओपिनियन पोल तो बहुत डिफर करता है, लेकिन एग्जिट पोल बहुत, मतलब जिसको कहें कि उसकी दशा दिशा संकेत लगभग एकदम ठीक होते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव में बढ़त पर थी, ये पहले दिन से तय था। आखिरी समय में एक तरह से कहें कि जब पीएफआई के साथ बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की, और जो कांग्रेस के नेता मानते हैं, वो टीवी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ये मानते हैं कि उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जेडीएस अगर उसी तरह से जिंदा रहेगी राजनीतिक तौर पर, तो कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी। यानी भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस 3 ब्लॉक रहेंगे, हंग असेंबली होगी, कुमार स्वामी जी मुस्कुराते हुए बैठे रहेंगे, चाहे 20 विधायक हो चाहे 35 विधायक हो। कांग्रेस ने एक तय करके जो मुस्लिम मतदाता समूह है, जो उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि ये सिर्फ कर्नाटक का मसला नहीं है, मैं इसको 2024 के चुनावों के तौर पर देख रहा हूं, और अभी भले ही कांग्रेस के नेता टीवी पर इसे नहीं मानेंगे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने कांग्रेस को नई उम्मीद 24 के लिए दिखा दी है। अगर मुस्लिम मतदाता समूह पहले की तरह कांग्रेस पार्टी के पास आ गया, और मैं ये पूरी तरह से अभी एग्जिट पोल के आधार पर कह रहा हूं, ये 2024 के लिए एक तरह से आप समझें कि यही सूत्र हो जाएगा। और इसने वर्क इसलिए भी किया कि आप अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एकदम बहुत क्लियर लाइन ली थी, हिजाब का मसला, टीपू सुल्तान का मसला, और फिर पीएफआई को बैन करना। पीएफआई और एसडीपीआई का कर्नाटक के मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। एसडीपीआई तो बाकायदा कांग्रेस के लिए कई बार बात करती दिखी है इस चुनाव में भी। वो कहती है कि 15 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन और जगहों पर हम कांग्रेस को जिताएंगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को यह बड़ी सफलता मिली। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई, जिसे रेखांकित करना बहुत जरूरी है, कांग्रेस के जो दोनों लीडर्स हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, भाजपा नेताओं की भी है, लेकिन कांग्रेस ने दोनों नेताओं की दरार बाहर आने नहीं दी, और दोनों नेता बीच बीच में, जिसको कहते हैं ना कि एक फील गुड वाले वीडियो जारी करते रहे, फोटो जारी करते रहे, एक दूसरे को बैज लगाते, एक दूसरे को मिलते, और ये वर्कर को अंतिम समय में, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एकदम उल्टा करने से रोकता है। तो मुझे ये 2 सबसे बड़ी चीज दिखी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चाहे वो बजरंग दल पर प्रतिबंध का घोषणा पत्र में हो, या फिर जो ट्वीट आया था कि संप्रभुता, वो दोनों ही कांग्रेस का बिना सोचा समझा बहुत खराब था। लेकिन अगर मुस्लिम वोट इतने मिल रहे हैं तो कहेंगे कि ठीक था जी। तो मुझे तो यही साफ साफ काम करता हुआ दिखता है, और मुझे एग्जिट पोल सही दिशा में जाते दिखते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कांग्रेस रुक जाए या आगे निकल जाए। टुडेज चाणक्य का भी एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पे है। कांग्रेस को 120 सीटें, बीजेपी को 92, और जेडीएस यहां पे और नीचे सिमट गया, 12 सीटें मात्र मिलते हुए दिख रही। तो जेडीएस तगड़े नुकसान में, जो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहते थे, इस बार शायद वो मार्जिनलाइज फील करेंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा और समझना चाह रहा हूं नागराजन जी, जैसे एक बात ये कही जाती है कि जैसे अभी तुहिन भी कह रहे थे कि आखिरी समय के जो कैंपेन्स होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं, उसका असर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये एग्जिट पोल उससे उलट कहानी कह रहे हैं। एक थ्योरी ये भी चलती है कि एक बार मतदाता ने पहले मन बना लिया तो फिर वो आखिरी समय में बदलता नहीं है, और अगर ओपिनियन पोल से या और उससे पहले से चल के अब तक एग्जिट पोल तक आए तो लगभग वही तस्वीर बनती दिख रही कि एज पे है कांग्रेस, बढ़त पे है। तो क्या ये सब चीजें जो बाद में 8-10 दिन की थी, वर्क नहीं कर रही थी? जो पहले से मतदाता ने सोच लिया था वही हो रहा है? पर्टिकुलरली एक ओपिनियन पोल जो एक्सेस में इंडिया का, वो बेंगलुरु शहर का 10 सीट दे रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी 2008 में 17 सीट लिया था वहां से, और 2018 में 11 या 12 सीट लिए, 12 सीट। कांग्रेस को 15 सीट मिली। मुझे मानना है अपना
आकलन है, बेंगलुरु शहर में मोदी जी का जो रोड शो था उसके प्रभाव को चलते वहां 14 से 16 तक उनको मिलने का संभावना है। लेकिन एक्सिस में इंडिया एक विश्वसनीय पोल संस्था है, उन्होंने केवल 10 सीट दे रहे हैं। वैसे ही मुझे मानना है किट्टूरू कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी को दोनों मिला के कुल 65 सीट है, 75 सीट है, उस दोनों मिला के वहां तो बैक के पास हाँ दोनों मिला के बीजेपी को लगभग 32 टू 36 सीट्स मिलने का है। लेकिन वो लोग कम दे रहे हैं, 11 सीट है और 21 सीट है, मतलब 33 ही दे रहे हैं, करेक्ट वो। लेकिन बीजेपी को कहां उनको नुकसान हो रहा है, वो हैदराबाद कर्नाटक मुझे मानना है पिछली बार 15-16 सीट थी, अभी भी 15-16 का संभावना है वहां, लेकिन कम हो रहा है। उसका वजह कई चीज हो सकता है। एक है ये गाली जनार्दन रेड्डी करके जो बेल्लारी ब्रदर्स में एक ब्रदर है जी। इसमें सुंदरम जी देखिए, अब थोड़ा क्योंकि नंबर्स पे तो जो आएंगे वो आ ही जाएंगे, मुद्दों पे थोड़ा बात करते हैं। बीजेपी के लिए जो लिंगायत के उनके बड़े नेताओं की भगदड़, जगदीश शेट्टार उधर गए, कई और नेता गए, वो उसको मैनेज नहीं कर पाए, वो एक फैक्टर अगेंस्ट में गया। इनके करप्शन वाला जो 40% का था वो उनके अगेंस्ट में गया। लोग बहुत नाराज थे क्या लोकल लीडरशिप से जो इनके अगेंस्ट में गया है? नहीं, वो जो लिंगायत है वहां किट्टूरू कर्नाटक में भी ज्यादा है, लगभग 19%, 20% का है। वहां बीजेपी को पिछली बार 30 सीट मिला था, वहां मिल रहे हैं। वहां भी क्या है, जो टर्न कोर्ट्स कांग्रेस से जो आए हुए हैं, रमेश जारकीहोली जैसा, उन लोगों ने नैया पार करा रही है बीजेपी को, तो 21-22 सीट वहां मिल रहा है। इसलिए उनको हो सकता है सेंट्रल कर्नाटक में बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ, क्योंकि पिछली बार 21 सीट मिला था, अभी 10 सीट या 11 सीट में सिमट गए। वो 50% सीट का लॉस हुआ है उसी के वजह से। और इस कर्नाटक जो हैदराबाद कर्नाटक और जो जेडीएस का जो नुकसान है उसका फायदा पूरा वो कांग्रेस को मिल रहा है, बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बीजेपी को मिल रहा था लेकिन नहीं मिला। ग्रोवर जी, नहीं मिल रहा है। लोकल इश्यूज, लोकल लीडरशिप से नाराजगी, आखिरी समय में भगदड़, टिकट वितरण गड़बड़ियां, यही सब चीजें थी, और जो कांग्रेस ने बहुत अच्छे से मैनेज की। उनके यहाँ लीडरशिप की कोई क्राइसिस नहीं थी। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कैंपेन चला रहे थे। वाजपेयी जी, इसमें क्या है, अभी कोस्टल कर्नाटक को ले लीजिए, 19 सीट पे 16 सीट मिल रहा है, हर एक पोल ने कहा रहा है। वहां ज्यादातर वो उम्मीदवार को बदल दिया गया है, लेकिन वहां सक्सेस हो रहा है। रीजन वाइज इसका जो अलग अलग उसका रिस्पांस। जी ग्रोवर साहब, ये मेरा सवाल आपसे भी है कि कांग्रेस के पक्ष में क्या गया और इनके अगेंस्ट में क्या गया? ये सवाल मेरे से था। हाँ ग्रोवर जी, आपसे सवाल है सर। नीरज, अगर कांग्रेस के पक्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लिंगायत नेता जो बीजेपी छोड़कर आए, खासकर जगदीश शेट्टर है या लक्ष्मण सावदी, जो कि हालांकि छोटी कम्युनिटी है, गनगा लिंगायत होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो प्रभाव करीब 20 सीटों में था वह काफी हद तक डेंट कर सकता है। और यही जो देखने को मिल रहा है कि इसका एक इम्पैक्ट किस हद तक पड़ेगा। रही बात दूसरी, जो टिकट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जो मतभेद बीजेपी के अंदर खुल के नजर आए थे, क्योंकि भले ही कांग्रेस ने सबसे पहले सीटें अनाउंस कर दी थी कि कौन उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी 11 तारीख, 12 तारीख और 19 तारीख को 3 लिस्ट उन्होंने निकाली थी, क्योंकि अंदर काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था कि लोग नाराज थे कि उनको टिकट काटी जा रही है, जैसे ईश्वरप्पा हो या सोमन्ना को शिफ्ट किया गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर इसका असर हो सकता है। और जितनी एक डिपेंडेंस लिंगायत कम्युनिटी पर होती थी बीजेपी की येदियुरप्पा के चलते हुए, शायद इस बार वो उसका पूरा इनकैशमेंट नहीं हो सक रहा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कुछ फायदा दे सकती है। रही बात जेडीएस की, जैसे आपने कहा, तो जेडीएस के अंदर के जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जो देखने को मिले हैं
हम देख रहे हैं कि जिस तरह का अगर डेटा अभी आया है 5 बजे तक का, रामनगरम और हसन 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि गढ़ माना जाता था जेडीएस का, वहां पर दोनों में ही उनको खतरा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुमारस्वामी भी शायद अपनी सीट हार सकते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जो शिफ्ट, वोकली का वोट कुछ हद तक डीके शिव कुमार लेके आए, लिंगायत नाराज जो थे उनका जो शिफ्ट आया है वो कुछ हद तक कांग्रेस को बढ़त दिला सकता है। जी, तो इनसे ना वोट परसेंटेज में भी अगर आप देखें ना तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा गैप है, 4 से 6% तक का गैप आ रहा है, और 2% के 3% के स्विंग में सीटों को बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जो दिख रहा है पोल में। तो जो अभी नागराजन जी और ग्रोवर जी कह रहे हैं कि बहुत सारी जो डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट की आप लोगों ने, वो भारी पड़ी आपको। आप लास्ट के 5 डेज का जो कैंपेन आप कह रहे हैं कि वो उस पर स्टडी चल रही थी, वो उन लोग नतीजों के दिन देखेंगे, लेकिन टिकट वितरण, लिंगायत की नाराजगी, करप्शन के चार्जेस और रूरल इलाकों में बहुत अपील नहीं थी। मानते हैं आप इसको ये, या आप इसको भी खारिज करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पे समस्याएं थी, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद जब आप तुलना करते हैं हमारे नेतृत्व की और कांग्रेस के नेतृत्व की, देखिए डीके शिव कुमार जो है उनके खिलाफ जो है वो हर इलेक्शन में अगर आप देखें उनकी जो नेट वर्थ है अचानक जो है दुगनी हो जाती है, कहां से सोर्सेस ऑफ इनकम है, ईडी के रडार पर है। जिस तरह से ये अपने कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करते हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो अंततः जब लोगों को चुनना पड़ता है दोनों के बीच, तो मुझे यकीन है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही अंततः चुने होंगे। ये एक जो है बाय डिफॉल्ट हमारे लिए एक एडवांटेज है यहाँ पर, निश्चित तौर पर था। और जो लास्ट 10 दिन के जो कैंपेन थे प्रधानमंत्री जी के और अन्य नेताओं के, प्रधानमंत्री जी ने 19 रैलीज की, 6 जो है रोड शो किए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 16 रैलीज किए, 15 रोड शो किए। तो आप इनडायरेक्टली आप मान रहे हैं तो हैं कि लोकल लीडरशिप नहीं, आप सेंट्रल लीडरशिप के फेस और इश्यू पे चुनाव लड़ रहे थे। वही तो बात मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि लीडरशिप लोकली आपने टिकट में भी गड़बड़ की और आप लीडरशिप फेस नहीं था। देखिए, हम तो खुलकर डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। नहीं, सिंगल इंजन, केंद्र वाला इंजन, डबल कहाँ था उसमें? नहीं, दोनों तरफ से। जब ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी कैंपेन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके कैंपेन को दुरुस्त बनाती है हमारी केंद्रीय नेतृत्व। तो ये डबल इंजन सरकार जो है, डबल इंजन नेतृत्व भी है पार्टी के अंदर। नहीं, अगर देखिए, अगर इस एग्जिट पोल को मैं सही मान लूं तो जितनी 80-90 सीटें मिल रही है वो केंद्र की मोदी जी के चेहरे पे ही मिल रही हैं। देखिए, राज्यों का तो कंट्रीब्यूशन ही कहाँ आया इसमें, अगर मैं इसी थ्योरी को मान लूं तो? नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जैसे निरस्त्र नहीं है, वो जहां जाते हैं जिताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेट लीडरशिप है वो काम नहीं कर रही थी। स्टेट लीडरशिप भी जो है उतनी ही सक्रिय थी। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व जो है एक अलग लेवल का, एक अलग स्तर का ऊर्जा जो है उनके कैंपेन में डालने में कामयाब होती है हर जगह जी, और हर जगह ये कामयाब हुई। अगर आप पिछले 3 साल के कैंपेन, पिछले 3 साल के रिजल्ट्स को देख लें तो बंगाल को छोड़कर हर जगह पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके ऊर्जा भरने की वजह से हिमाचल में भी हिमाचल में कहाँ हुआ? हिमाचल एक अपवाद था। अरे ऐसे ही फिर आप एक करके बहुत सारे अपवाद हो जाएंगे तो आपको ये अपवाद वो अपवाद है। बिहार से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, अरे भाई ताजा उदाहरण पे बात करो ना, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए। उत्तराखंड में सभी मीडिया चैनल्स ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जो जीत थी वो केंद्रीय नेतृत्व के बड़ा योगदान था उसमें। ठीक है तुहिन भाई, ये मतलब मैं इस स्पिरिट को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप का एटीट्यूड होना ही चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए। शीतल कह रहा हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी, बिना आरोप प्रत्यारोप के आप मुझे ये समझाइए कि बड़ी पुरानी दोस्त याद आ गई आपको? सर कलीग होते हैं, व्हाट वर्क फॉर यू, बताइए। जी 3-4 चीजें। आज का पहली चीज तो मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज का ये जो आपका एपिसोड है इसको संभाल के रखिएगा 13 तारीख के बाद, और किसी को दीजिएगा मत, वरना तुहिन सिन्हा जी की प्रवक्तागिरी चली जाएगी। हम में और भाजपा में जो हमें अंतर नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के करिश्मे पर, मोदी जी की बात पर चुनाव लड़ रही थी और हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। हमारे यहां मुद्दे प्रभावी थे और भारतीय जनता पार्टी के यहां मोदी जी प्रभावी थे। तो जब मोदी जी प्रभावी हो गए तो यहां मोदी जी मुख्यमंत्री तो बनने आएंगे नहीं,
मुख्यमंत्री तो बसवराज बोम्मई साहब थे, 40% की सरकार थी। जनता में जो एक आक्रोश था लोकल लीडरशिप के प्रति था। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सेसिव यूज कर रही है, तो 13 तारीख के बाद भी तुहिन जी जैसे सभी सभ्य लोगों को यह मानना पड़ेगा कि जब वो फेल होंगे 13 तारीख को एग्जैक्ट पोल में, एग्जैक्ट नतीजों में, तब भी वो ये जरूर कहें कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम अपनी कैंपेन अच्छी करते हैं, हम लोग जीत जाते हैं, आखिरी 10 दिन में जीत जाते हैं, तो इन्हें फिर 13 तारीख को यह भी मानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही वो चुनाव हारते भी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ही सारे के सारे गैर जरूरी मुद्दे उठाए। चाहे उन्होंने गाली गिन करके खाई, चाहे किलो में खाई, चाहे उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से मिलाने का जो कुकृत्य किया, जिसका कि प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा पड़ेगा, चाहे उन्होंने अन्य झूठ बोले हो कर्नाटक की जनता के सामने, वो सीरीज ऑफ लाइज हैं जो उनकी, तो ये जरूर तुहिन साहब को और इनके साथियों को मानना चाहिए कि हाँ, हम लोग मोदी जी की वजह से अगर जीतते हैं तो हम लोग मोदी जी की वजह से हारे हैं चुनाव। आगे आने वाले समय में हमारा तो बहुत स्पष्ट कैंपेन है। राहुल जी को आप कुछ कह लीजिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कर्नाटक में एक माहौल बना, उसको कैपिटलाइज करने का काम श्री सुरजेवाला जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है। श्री सुरजेवाला जी एक न एक तरीके से कहीं न कहीं चाणक्य की भूमिका में रहे। आज आपकी डेट में आपको जो यूनाइटेड कांग्रेस, पूरी कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, तो आप देखिए कांग्रेस हमेशा मुद्दों पर रही और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मोदी करिश्मे पर, शाह करिश्मे पर रही, और शाह और मोदी जी का करिश्मा चला नहीं, ऐसे आपके एग्जिट पोल कह रहे हैं और ऐसा ही हमारा मानना भी है। हमारा तो यह भी मानना है कि हम ये एग्जिट पोल के से कहीं आगे जा रहे हैं। आगे आने वाला समय एग्जिट पोल बताएगा। मतलब एक बात 150-60 हर्षवर्धन जी, नहीं, मैं नजूमी नहीं हूं साहब, मैं ना तो आपने तो कहा उससे भी आगे जाने का भविष्य वक्ता हूं मैं। नहीं, मैंने ये कहा कि हम लोग सिंपल जो हमारा बहुमत है उससे कहीं आगे जाएंगे। शुरुआत से मैं एक ही बात कह रहा हूं। मैं नीरज भाई अपने को बहुत ज्यादा हर्षवर्धन को कुछ कह रहे थे क्या? या भविष्य वक्ता नहीं मानता। आप हर्षवर्धन को कुछ कह रहे थे क्या? जी हाँ, मैं हर्षवर्धन जी की हर्षवर्धन जी की एक बात से मैं बिल्कुल नाइत्तफाकी महसूस करता हूं कि जिस तरीके की बात हिंदू मुसलमान या ढके छुपे शब्दों में हम कांग्रेस के लोग ना तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, देश के आइन की बात करते हैं। कर्नाटक में इलेक्शन लोकल इश्यूज पे लड़ा गया। कर्नाटक में इलेक्शन में बजरंग दल को जैसे संगठन जो कि गलत गतिविधियां करते हैं, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, उनको हमने जो गलत काम करेगा, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन, उनको बैन कर दिया। अगर सरकार आपकी बन गई ना तो लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उसको बजरंग बली की बात बनाया, ये प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान वो करते हैं, हम नहीं करते। मतलब आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। सुरेंद्र जी, आपकी सरकार मान लो बनी गई, हम तो इस आज की तारीख में यही मान के चल रहे हैं, तो आप बजरंग दल को बैन करेंगे, ऐसा आपने लिखा था। हाँ ठीक है, हर्षवर्धन जी आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, आपके पास नहीं, ये नहीं हमने लिखा, ये हमने नहीं लिखा। हाँ, फिर क्या हमने ये लिखा, उन जैसी जितने कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गलत काम करेगी उसको बैन किया। अरे तो नाम लिखा तो फिर बैन करेंगे। नाम तो लिखा ना आपने कि उन जैसे, मतलब उनको भी हमने कहा गलत काम करेंगे तो बैन, गलत काम आप करेंगे तो भी बैन होंगे, हम करेंगे तो भी बैन होंगे, हर्षवर्धन करेंगे तो भी बैन होंगे। ये एक ऐसा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि फलाने जी अगर ऐसा करेंगे तो मैं उनको बैन कर दूंगा। तो फलाने जी का आपने नाम लिख दिया ना कि इनको करना है बैन। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आप बताओ ना, सरकार जबलपुर में जो कांग्रेस के दफ्तर को आतंक की तरीके से तोड़ा है उन लोगों ने, तो बैन करिएगा ना सर। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बैन करिएगा ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे हर्षवर्धन। सीपीआई के साथ ही अलायंस करते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बजरंग दल गैर कानूनी काम करेगा, अरे मुझे नहीं पता, आपने लिखा है और आपने कहा कि आपके दफ्तर को तोड़ा है, आप बैन करेंगे। अरे आपको नहीं पता, हर्षवर्धन आपको नीरज भाई नहीं पता जबलपुर कांग्रेस का दफ्तर किस तरीके से सर, मैं तोड़ा तो वही तो कह रहा हूँ कि आप बैन करेंगे उनको। आप ही तो बता रहे हैं कि तोड़ा है, तो आप बैन करिएगा उनको। खैर नहीं वे हर्षवर्धन, हाँ जी शांत हो तो मैं बोलूं। हाँ सुरेंद्र जी शांत हो गए। कानून अपना काम। सुरेंद्र जी शांत हो गए, बोलिए। नीरज जी मैं कुछ कहूं उससे पहले, अरे मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, देश के आइन, मैं आइन का मतलब नहीं समझता, जरा ये बता दीजिए तो फिर मैं आगे, ये समझ नहीं पाया शब्द क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, बताइए सुरेंद्र जी। आइन का मतलब मतदाता, जनता।
उर्दू शब्द है ये, हिंदी और क्या नाम संस्कृत और बाकी और फारसी अच्छा, से ये आपने इतना उर्दू कठिन आइन language। बोल दिया ना कि मैं इसका confused हो गया, मुसलमानों आप से क्या कोई कह- मतलब नहीं। अच्छा, जी। उर्दू शब्द। आइन आइन का मतलब होता है जनता। ओके। और हर्षवर्धन अच्छा, त्रिपाठी ठीक है, जी, ठीक है। मैं आइन फिर से उर्दू। आपसे कहता हूं, आप मुसलमान के विरोध अरे के सर, चक्कर में रुको ना, विरोध आइन कर ये रहे हैं। आपने कहा सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी वो सुनो तो उनको। अरे आप मानेंगे नहीं अभी भी। अरे कमाल कर रहे हैं आप। हम हर्षवर्धन जी सुरेंद्र हमारे जी, बड़े आपकी अच्छे बात मित्र हैं, हम उतनी अंदर ध्यान तक से जानते सुनते हैं। अरे तो मित्र की आप बात तो सुनो, कुछ- मित्र की बात तो और सुनो। आप जो है तुरंत मुसलमान और हाँ। नहीं, आप बिल्कुल अंदर तक जानिए, लेकिन मैं तो मुसलमान कह भी नहीं रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, सुरेंद्र अरे राजपूत आपने जी कहा कांग्रेस प्रभु, के आपने प्रवक्ता आइन हैं। का मतलब और पूछ कोई भी लिया, नहीं आप मानेगा। आइन का मतलब कोई भी नहीं ऐसे थोड़ी ना जानते हैं, होता है कि वो मानते हैं। देखिए, ये सेकुलर और कम्युनल का इस देश में यही फर्क है। नहीं, मैं सचमुच नहीं जानता था। मैं ईमानदारी से कहूं, आप इसको मानेंगे नहीं, मैं समझ नहीं अरे पाया जब जाने आपने आज दी। देश के आइन में, तो हम हर्षवर्धन समझ जी, नहीं देखिए, पाया आइन हमको मत मतलब क्या हुआ। समझाइए। लेकिन ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इस अरे, देश में आप सेकुलरिज्म और इतने बड़े कम्युनिज्म की पत्रकार बहस हैं क्या और है? आप आइन का मतलब नहीं जानते हैं, जाने दीजिए, हमको मत बताइए। नहीं, आपको बहुत हम बड़े कैसे समझा चैनल पर आप पाएंगे आप? बैठे हुए अरे, हैं। कांग्रेस- हम आप सुरेंद्र जी, यूनिवर्सिटी से अब आपके आइन को मित्रों छोड़िए के सर, जरिए जाना। आइन को छोड़िए, अब आगे उनको अरे सर, बात पूरी करने मैं- दीजिए। अरे हम नहीं छोड़ रहे, हर्षवर्धन जी नहीं छोड़ रहे, हमने तो छोड़ दिया था। हाँ, देखिए, टीवी पर कोई कहां मानता है कि उसको कुछ नहीं पता है। सुरेंद्र जी, हमने मान लिया, ये कम बड़ी बात है क्या? चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इस देश में सेकुलर और अरे ये कम्युनल बहुत की बड़ी डिबेट क्या बात है है। सर, यही तो कह रहे सेकुलर हैं कि मतलब झूठ ये माना कि आपने। मुसलमान मतों के लिए, मुसलमानों को अपने पाले के लिए लाने के लिए बात करना। अब देखिए, आप फिर से वही शुरू कर दिए। अब या तो कहिए मैं चुप हो जाता हूं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे लड़ नहीं पाऊंगा। वैसे भी आप अभी जीत रहे हैं, बहुत उत्साह है, मैं उसमें क्यों लड़ूंगा? अरे नहीं सर, हम आपसे बिल्कुल नहीं लड़ सकते, आप भाई हैं हमारे, कहां से लड़ लेंगे हम आपसे? आपको तो अपनी तरफ चलिए, लाना है। सुरेंद्र जी चुप हो गए तो मैं बोल देता हूं। इस अच्छा, एक मिनट सुनिए। नहीं, वो- सुनो ना हर्षवर्धन, आप वो वाली रुकिए। लड़ाई में हर्षवर्धन मैं एक मिनट, लड़ाई की बात कर रहा था। हर्षवर्धन एक सेकुलर मिनट। और कम्युनल की इस देश में बहस क्या है, नीरज? हर्षवर्धन और सुरेंद्र राजपूत जी, टेक्निकल लैग आ जाता है 5-6 सेकंड का, तो इसलिए ये चर्चा बार बार हो रही है। अब आप सुरेंद्र जी एकदम शांत रहिएगा, इनको बोलने दीजिए, लैग खत्म हो जाएगा जी। नीरज जी, सेकुलर और कम्युनल की इस देश में बहस क्या है? और ये मैं बहुत गंभीरता से आज कह रहा हूं। आज आवाज अड्डा के जितने दर्शक हैं, ये मेरी 2-3 लाइनें ध्यान से सुन लें। सेकुलर मतलब ये कि मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दल हर संभव प्रयास करे, तुष्टीकरण की हद तक चला जाए, उसकी भावनाओं को सहलाने के लिए पीएफआई के साथ बजरंग दल को इक्वेट करे, लेकिन बोले कि नहीं, हमें कोई नहीं, हम सेकुलर हैं, हमें किसी एक मत को नहीं लाना है। कम्युनल क्या है? कम्युनल इस देश की राजनीति में यह है कि कोई कहे कि नहीं, हमें तो हिंदुओं की चिंता है, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। बस इतना सा ही फर्क है नीरज जी। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी का ये जो सेकुलर वाला था, उसको क्षेत्रीय पार्टियों ने खींच लिया। मुसलमानों का आधार मतदाता समूह वो चला गया। और मैं ये सारी बातें राजनीतिक कर रहा हूं, ये मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। वोट देते जाते समय तो ये सब होता ही है ना। आखिर सर्वे एजेंसी सवाल भी पूछती है। जो सर्वे एजेंसी सवाल पूछ रही हैं, मैंने ज्यादातर का जब डिटेल देखा तो बहुतायत मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ है। सबसे बड़ी वजह है जो जिसको आप कह रहे हैं ना कि पूरा एकदम चुनाव घूम गया, 4% का अंतर, वो इसी वजह से है। और मैं कह रहा हूं कि 2024 इसके आधार पर तय होना है, चाहे कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बने और या ना बने। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, वापस आते तुरंत।